कल्पना कीजिए कि एक विशाल और अनंत नीले समुद्र के बीचों बीच एक नाव पर कोई प्यास से तड़प रहा है। देखिए, हमारे ग्रह को स्पेस से नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। बिल्कुल, पर सबसे बड़ा विरोधाभास यानी आयरनी यही है कि इस अथाह जल का लगभग 97% हिस्सा हमारे किसी काम का नहीं है। सही कहा। वो इतना खारा है कि उसे पिया ही नहीं जा सकता। जो जीवन देने वाला मीठा पानी है वो सिर्फ 3% है। हाँ, और उसमें से भी ना ज्यादातर हिस्सा बर्फ के रूप में ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो पहली बार सुनने पर हमेशा चौंकाता है। अच्छा, सोचें तो जिस पर्यावरण को हम इतना नेचुरली टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो दरअसल एक बेहद जटिल और नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। सही बात है, और इसी नाजुक संतुलन को गहराई से समझने के लिए आज की ये विस्तृत चर्चा या डीप डाइव हमने रखा है। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मिशन बहुत ही खास है। हमारे पास ना लगभग 200 से ज़्यादा पृष्ठों का यानी 200 पेजेस का एक बेहद सघन और डिटेल्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। हाँ, जो पूरी तरह से पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस पर आधारित है। और ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है। ये विशेष रूप से यूपी टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया एक मास्टर नोट्स का संकलन है। देखिए, इस तरह के डिटेल्ड नोट्स ना अक्सर डरावने लग सकते हैं क्योंकि इनमें साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स और यहाँ तक कि पेडागॉजी का भी समावेश होता है। बिल्कुल डरावने लगते हैं। तो इसी भारी भरकम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को डिकोड करने और इसको एक दिलचस्प कहानी में बदलने के लिए ही आज का ये यूपी टेट ईवीएस मैराथन सेशन तैयार किया गया है। एक तरह से ये एक लंबी मैराथन चर्चा है जो एस्पिरेंट्स को उनके 90 मिनट के डिटेल्ड मैराथन क्लास का पूरा निचोड़ एक साथ दे देगी। एस्पिरेंट्स को बता दूं कि ये पूरी सामग्री वीजी एकेडमी पावर्ड बाय विद्या गुरु धनबाद के सौजन्य से उनके यूट्यूब चैनल के लिए प्रस्तुत की जा रही है। हाँ, वीजी एकेडमी सच में कैंडिडेट्स की प्रेपरेशन में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर रही है। बिल्कुल। और जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि वीजी एकेडमी के चैनल की यूपी टेट प्लेलिस्ट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बाकी सभी सब्जेक्ट्स की भी ऐसी ही डिटेल मैराथन क्लासेस आने वाली हैं। तो एस्पिरेंट से ये अपील है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये हाई क्वालिटी ईवीएस कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो अगर हम इस विशाल डॉक्यूमेंट को सिर्फ एक रटने वाले सिलेबस की तरह ना देखकर एक होलिस्टिक या समग्र प्रणाली की तरह देखें तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? देखिए, किसी भी नाटक को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके मंच यानी स्टेज को समझना होता है। तो हमें धरती और इसके वातावरण से शुरू करना चाहिए। अच्छा, नोट्स में सबसे पहला शब्द ही एनवायरनमेंट है। मुझे ना हमेशा लगता था कि ये कोई बहुत भारी साइंटिफिक टर्म होगा। नहीं, इसकी उत्पत्ति बहुत सिंपल है। फ्रांस की भाषा में एक शब्द है एनवायरोनो। एनवायरनो? इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा अर्थ होता है आस पड़ोस, यानी चारों ओर से घेरना। वहीं से एनवायरनमेंट शब्द बना है। मतलब वो सब कुछ, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, जिसने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। जब घेरने की बात आती है तो मुझे हमेशा हमारी पृथ्वी एक सॉलिड पत्थर की बॉल जैसी लगती थी, पर नोट्स देखकर पता चला कि ये तो लेयर्स में बटी हुई है। बिल्कुल, धरती अंदर से बिल्कुल भी सॉलिड और शांत नहीं है। भूकंपीय तरंगों यानी साइज्मिक वेव्स की स्टडी से हमें पता चला है कि धरती मुख्य रूप से 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। यानी किसी लेयर्ड केक या अनियन की तरह? हाँ, परफेक्ट एनालॉजी है। सबसे ऊपर आती है क्रस्ट यानी भूपर्पटी। ये बहुत ही पतली और ठोस लेयर होती है। अच्छा, इसमें सियाल और सीमा का क्या कॉन्सेप्ट है? दिलचस्प बात यही है, महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स के नीचे की क्रस्ट मोटी होती है जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। और ओशंस के नीचे वाली? समुद्र के नीचे की क्रस्ट थोड़ी पतली होती है पर भारी होती है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। मतलब जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो बस एक पतली सी पपड़ी है, फिर इसके अंदर क्या चल रहा है? इस पपड़ी के ठीक नीचे आती है मैंटल लेयर। ये धरती के टोटल वॉल्यूम का लगभग 84% है। 84%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, और यहाँ टेम्परेचर इतना हाई होता है कि चट्टानें पिघल कर मैग्मा बन जाती हैं। इस लेयर में कन्वेक्शन करंट्स चलती हैं। मतलब जैसे उबलते हुए सूप में बुलबुले ऊपर आते हैं और फिर ठंडे होकर नीचे जाते हैं। सही पकड़ा।
और इसी मूवमेंट के कारण हमारी धरती की ऊपरी टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती हैं, जिससे भूकंप आते हैं या पहाड़ बनते हैं। ये तो सच में किसी भयंकर भट्टी जैसा है। और इसके सेंटर में जो कोर है उसके बारे में नोट्स में नाइफे लिखा है। हाँ, कोर निकल और आयरन यानी फेरिस से बना है, इसलिए इसको नाइफे कहते हैं। आयरन के कारण ही शायद पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है। तो ये तो हो गया धरती के अंदर का मंच, लेकिन जीवन के लिए तो ऊपर का मंच यानी एटमॉस्फेयर भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्शन ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभमंडल में होता है। हाँ, नोट्स कहता है कि मौसम की सारी घटनाएं, बारिश, तूफान, सब यहीं होते हैं। पर इसमें एक रूल है जो एग्जाम्स में बहुत आता है। आप 165 मीटर वाले रूल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। पर ऐसा क्यों? सूरज तो ऊपर है ना, तो ऊपर जाने पर गर्मी बढ़नी चाहिए ना? देखिए, ये एक बहुत कॉमन डाउट है। इसका कारण यह है कि ट्रोपोस्फियर सीधे सूरज की किरणों से गर्म नहीं होता। अच्छा, फिर कैसे होता है? सूरज की किरणें पहले धरती की सतह पर टकराती हैं। धरती उस गर्मी को सोख लेती है और फिर एक हीटर या रेडिएटर की तरह उस गर्मी को वापस हवा में छोड़ती है। ओह, मतलब जो हवा धरती के सबसे पास है वो सबसे ज्यादा गर्म होगी। एग्जैक्टली। और जैसे जैसे हम धरती से दूर यानी ऊपर जाते हैं, ये गर्मी कम होती जाती है। इसे ही नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। अब समझ आया ये लॉजिक। लेकिन इसके ठीक ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल है, वहां तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। वहां तो ओजोन लेयर है। हाँ, ओजोन यानी O3। ये हमें सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट या यूवी किरणों से बचाती है। अगर ये ना हो तो स्किन कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां फैल सकती हैं, है ना? बिल्कुल। ओजोन का बनना और टूटना एक नेचुरल प्रोसेस है, पर इंसानों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFCs जैसी गैसेस यूज करके इस साइकिल को बिगाड़ दिया। ये CFCs काम कैसे करती हैं वहां ऊपर? जब CFC स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचती हैं तो यूवी किरणें उन्हें तोड़कर क्लोरीन एटम्स अलग कर देती हैं। एक सिंगल क्लोरीन एटम ओजोन के हजारों मॉलिक्यूल्स को तोड़कर वापस ऑक्सीजन में बदल सकता है। बाप रे। और इसी नुकसान को मापने के लिए हम डॉप्सन यूनिट का यूज करते हैं। नोट्स में लिखा है कि जब ओजोन 220 डॉप्सन से पतली हो जाती है तो उसे ओजोन होल मानते हैं। सही कहा, जैसे एंटार्क्टिका के ऊपर देखा गया था। और इस संकट से बचने के लिए ही 16 सितंबर 1987 यानी 1987 को कनाडा में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, राइट, जिसमें CFCs पर बैन लगाया गया। और इसीलिए शायद हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। एग्जैक्टली। और एटमॉस्फेयर की बाकी लेयर्स भी बहुत मिस्टीरियस हैं, जैसे मेसोस्फेयर यानी मध्यमंडल, जो सबसे ठंडा होता है। हाँ, जहाँ उल्का पिंड यानी मीटियोराइट्स आकर जलने लगते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, हवा तो वहाँ बहुत कम होती है, तो उल्का पिंड जलते कैसे हैं? देखिए, ये ऑक्सीजन की वजह से नहीं जलते, बल्कि फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से जलते हैं। फ्रिक्शन? यस, हवा के साथ फ्रिक्शन। हाँ, मीजोस्फेयर के ऊपर हवा बहुत विरल होती है, पर जब उल्का पिंड अचानक इस लेयर में घुसते हैं तो गैसेस का डेंसिटी अचानक बढ़ जाता है। उनकी स्पीड और गैस डेंसिटी के बीच जो भयंकर फ्रिक्शन होता है, उससे वो जलकर राख हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और सबसे ऊपर आयोनोस्फेयर है, जहां रेडियो सिग्नल्स रिफ्लेक्ट होते हैं, जिससे दुनिया भर में वायरलेस कम्युनिकेशन चलता है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास जमीन का मंच है और हवा का पर्दा है, पर इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी कड़ी है, जलमंडल। हाँ, पानी। हमने पहले ही बात की थी कि 97% पानी खारा है। नोट्स कहता है सबसे खारा पानी टर्की की लेक वैन में है, उसके बाद डेड सी का नंबर आता है। ये इतने खारे क्यों हैं? इसका रीजन इनके ज्योग्राफी में है। ये ऐसी झीलें हैं जहां नदियां पानी तो लाती हैं, पर वहां से पानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो पानी का होता क्या है? हजारों सालों से पानी इवेपोरेशन से भाप बनकर उड़ता रहा, पर अपने पीछे सारे मिनरल्स और नमक छोड़ता गया। डेड सी में तो सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि पानी की डेंसिटी इंसानी शरीर से भी ज्यादा हो गई है। हाँ, इसलिए वहां कोई डूब नहीं सकता, बस फ्लोट करते रहेंगे। ये तो नेचुरल वाटर साइकिल का हिस्सा हुआ। पर इंसान अब क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन से इसमें भी दखल दे रहा है। हाँ, बादलों में सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस का छिड़काव करके बारिश कराई जाती है। ये केमिस्ट्री का एक बड़ा अजीब जादू है। ये काम कैसे करता है
प्रैक्टिकली? हवा में वाटर वेपर तो होता ही है, पर उसे कंडेंस होकर बूंद बनने के लिए किसी बेस या न्यूक्लियस की जरूरत होती है। अच्छा। सिल्वर आयोडाइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल बर्फ जैसा होता है, तो जैसे ही इसे बादलों में छिड़कते हैं, वाटर वेपर तेजी से इसके चारों तरफ जमने लगती है। तो जबरन किसी एक जगह बरसा लेते हैं, तो क्या हम उन बादलों का पानी चुरा नहीं रहे जो उड़कर किसी और जगह बरसने वाले थे? बहुत सही सवाल पूछा आपने। ये एनवायरमेंटल साइंस की सबसे बड़ी एथिकल बहस है। बादलों में पानी लिमिटेड होता है। अगर आपने यहाँ बारिश करा ली तो आगे वाले इलाकों में आप सूखा पैदा कर सकते हैं। ये नेचर के साथ खिलवाड़ हो सकता है। बिल्कुल। नेचर के साथ खिलवाड़ की बात की तो मुझे ईवीएस नोट्स का एक और पॉइंट याद आया, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाता? देखिए, साबुन सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं। जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस घुले होते हैं तो वो साबुन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और झाग बनने की जगह वो स्कम बन जाता है। एग्जैक्टली। और यूपी टेट एग्जाम्स में एक और सवाल बहुत आता है, टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस पर। हाँ, टेम्पररी हार्डनेस को तो हम पानी उबाल कर ठीक कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं। सही कहा, पर परमानेंट हार्डनेस में सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं। उसे ठीक करने के लिए वॉशिंग सोडा जैसे केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो धरती, हवा और पानी जब मिलते हैं तो एक इकोसिस्टम बनता है। नोट्स कहते हैं कि इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था और इकोसिस्टम शब्द एजी टेंसली ने। हाँ, इकोसिस्टम में सजीव और निर्जीव चीजें मिलकर एक मशीन की तरह काम करती हैं, जिसमें 3 मेन गियर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, यानी पौधे, जीव और फिर बैक्टीरिया या फंगी जो डिकम्पोज करते हैं। बिल्कुल, ये डिकम्पोजर्स ना नेचर के अदृश्य सफाई कर्मी है। अगर ये ना हो तो धरती पर कचरे और मरे हुए जीवों का पहाड़ बन जाएगा। ये डेड बॉडीज को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये तो गजब की रिसाइकलिंग है। पर ईवीएस का सबसे फेवरेट टॉपिक शायद 10% लॉ है, जो रेमंड लिंडमैन ने 1942 में दिया था। हाँ, एनर्जी फ्लो का लॉ। इसके हिसाब से एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहती है, सूरज से पौधे, पौधे से हिरण, हिरण से शेर। पर नाम 10% लॉ क्यों है? क्योंकि जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है ना, तो सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे बढ़ती है, बाकी 90% वेस्ट हो जाती है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए प्रकृति एक बहुत स्ट्रिक्ट टैक्स कलेक्टर है। पौधे ने सूरज से जो एनर्जी ली, उसका 90% उसने खुद के टैक्स में दे दिया, यानी सांस लेने और ग्रोथ में। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। तो हिरन को सिर्फ 10% मिला। हिरन ने उस 10% का 90% भागने और जिंदा रहने में लगा दिया। तो शेर तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि फूड चेन 4 या 5 लेवल से आगे जा ही नहीं सकती। इसीलिए दुनिया में कोई ऐसा बड़ा जानवर नहीं है जो सिर्फ शेरों को खाता हो, क्योंकि उसके लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं। सही बात है। ये प्रकृति का अपना सिक्योरिटी सिस्टम है, और इसीलिए शाकाहारी जानवरों की संख्या हमेशा मांसाहारी जानवरों से ज्यादा होती है, एक पिरामिड की तरह। पर देखिए ना, जब हम इंसान अपनी लालच में इस परफेक्ट सिस्टम में दखल देते हैं तो डिजास्टर ही होता है। 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, वहाँ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आयोसाइनाइड यानी MIC गैस लीक हुई और हजारों लोग मारे गए। वो हवा में जहर घोलने का नतीजा था। और पानी में जहर घोलने का एग्जाम्पल मिनामाटा डिजीज है, जो नोट्स में मेंशन्ड है। जापान में मर्क्यूरी यानी पारा पानी में मिल गया था। वहाँ बायोमैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट काम करता है। पारा ऐसी चीज है जो बॉडी से बाहर निकलता ही नहीं। मतलब छोटी मछली ने मर्क्यूरी खाया, उसके अंदर जमा हो गया। बड़ी मछली ने 100 छोटी मछलियां खाईं तो उसमें मर्क्यूरी 100 गुना हो गया। एग्जैक्टली। और जब इंसानों ने उस बड़ी मछली को खाया तो उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। ये सब पढ़कर एक सवाल आता है दिमाग में, क्या इंसानों को तब तक अकल नहीं आती जब तक सिर के ऊपर से पानी ना गुजर जाए? क्या इन्हीं डिजास्टर्स की वजह से ग्लोबल लॉज बने? हिस्ट्री तो यही कहती है। जब बाघ और जानवर बिल्कुल खत्म होने वाले थे, तब 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और अगले ही साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। हाँ, और जब एसिड रेन की वजह से ताजमहल पीला पड़ने लगा, तब जाकर पोल्यूशन लॉज पर स्ट्रिक्ट एक्शन शुरू हुआ। वैसे एसिड रेन में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होते ना? बिल्कुल। और नोट्स में एक और बढ़िया चीज है, वेस्टर्न घाट्स के शोला ग्रासलैंड्स,
जो अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। पर एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगी इस पीडीएफ में। ईवीएस के नोट्स में सिविक्स या नागरिक शास्त्र के फैक्ट्स क्यों हैं? जैसे कि नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, या आर्टिकल 14 से 18 इक्वालिटी की बात करते हैं। यहाँ से आती है पेडागॉजी। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है। हमारा समाज, हमारे राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सब हमारे एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। अच्छा, तो अगर सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होगी तो नेचुरल रिसोर्सेज का बंटवारा भी फेयर नहीं होगा। सही बात। एनसीएफ 2005 टीचर्स को यही सिखाता है। इसमें साफ लिखा है कि क्लास 1 और 2 में बच्चों के लिए ईवीएस का कोई अलग सब्जेक्ट नहीं होता। तो उन्हें ईवीएस कैसे पढ़ाते हैं? उन्हें लैंग्वेज और मैथ के थ्रू ही पर्यावरण के बारे में सिखाते हैं। और फिर क्लास 3 से 5 तक ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बन जाता है। इंटीग्रेटेड मतलब साइंस, सोशल साइंस और एनवायरनमेंट सब मिक्स करके। हाँ, क्योंकि देखिए, एक बच्चे का दिमाग दुनिया को अलग अलग डिब्बों में नहीं देखता। एक 8 साल के बच्चे के लिए पेड़ सिर्फ साइंस का फोटोसिंथेसिस नहीं है। हाँ, वो उसका ग्राउंड है जहाँ वो खेलेगा, जो सोसाइटी का हिस्सा हुआ, और वहाँ से उसे फल मिलेंगे जो एक तरह से इकोनॉमिक्स है। एग्जैक्टली। इसलिए ईवीएस को एक होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ाया जाता है, जिसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स नोट्स में दिए गए हैं: लर्निंग बाय डूइंग, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट और लोकल टू ग्लोबल। ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वाला पॉइंट बड़ा स्ट्रांग है। आप किसी बच्चे को सीधे इवेपोरेशन की डेफिनेशन रटवा नहीं रटवा सकते। पहले उसे दिखाना होगा कि कटोरी में रखा पानी धूप में कैसे गायब हो गया। ये हुआ कॉन्क्रीट। तब जाके वो इवेपोरेशन यानी एब्स्ट्रैक्ट समझेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनसीएफ 2005 टीचर को एक डिक्टेटर नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर मानता है, जो बस बच्चे को खुद चीजें एक्सप्लोर करने का एनवायरनमेंट देगा। बिल्कुल। जब लर्निंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ती है ना, तभी रोट लर्निंग यानी रटने की आदत खत्म होती है। और यही यूपीटेट का अल्टीमेट गोल है बच्चों के लिए। क्या बात है! ये पूरा सेशन सच में आंखें खोल देने वाला था। धरती के मैंटल से लेकर ओजोन लेयर तक, पानी की बूंद से लेकर इकोसिस्टम तक, और सबसे ऊपर बच्चों के दिमाग को कैसे ट्रेन करना है, ये सब हमने समझ लिया। और यही समग्र दृष्टिकोण एग्जाम क्लियर करने में काम आएगा। फैक्ट्स रटने की जगह उनके आपसी रिलेशंस को समझना जरूरी है। सही कहा। और हमारे इस सेशन का मकसद भी यही था। मैं फिर से याद दिला दूं कि ये हाई क्वालिटी कंटेंट और ये डिटेल्ड ईवीएस मैराथन नोट्स वीजी एकेडमी पावर्ड बाय विद्या गुरु धनबाद का एफर्ट है। हाँ, ऐसे ऑर्गेनाइज नोट्स लास्ट मिनट प्रेपरेशन में भटकने से बचाते हैं। तो यूट्यूब पर वीजी एकेडमी चैनल की यूपीटेट प्लेलिस्ट को फॉलो करना ना भूलें। पेपर 1 और 2 दोनों के बाकी सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही मैराथन डीप डाइव्स वहां आएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और इस चर्चा को शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के इस मैराथन ईवीएस डीप डाइव को यहीं विंड अप करते हैं। बिल्कुल। पर जाने से पहले एक आखिरी सवाल सोचने के लिए। हमने 10% लॉ पढ़ा, लॉस पढ़े, पेडागोजी भी समझ ली, लेकिन क्या हम सच में अपनी रियल लाइफ में एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर सोच रहे हैं? एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है ये। हाँ, मतलब जब हम पेपर में पानी बचाने या एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए लर्निंग बाय डूइंग पे टिक मार्क लगाते हैं, तो क्या सच में हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके सीख रहे हैं? सही कहा। केवल एग्जाम क्लियर करना काफी नहीं है, उसे जीवन में उतारना जरूरी है। बिल्कुल। इस सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसे ही एक और जबरदस्त डीप डाइव में फिर से मिलेंगे। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और यूपी टेट की प्रिपरेशन फुल डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। वीजी एकेडमी पावर्ड बाय विद्या गुरु धनबाद की तरफ से आप के लिए रेगुलर यूपी टेट रिलेटेड वीडियोस और हाई क्वालिटी मैराथन सीरीज शुरू हो चुकी है। यह सीरीज स्पेशली आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे सके। इसीलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। चैनल वीजी एकेडमी पावर्ड बाय विद्या गुरु धनबाद को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे और हमें भी और बेटर कंटेंट लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।